नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से के इस अंक में। दर्शकों, द्वीपों के इतिहास में कुछ दौर ऐसे आए जब द्वीपवासियों को काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा था। आरंभ से लेकर मध्यकाल तक अंग्रेजों की क्रूरता और बर्बरता को सहना पड़ा। समय समय पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ा। इसके अलावा एक कालखंड ऐसा आया जब हजारों निर्दोष और मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। भूख से तड़पते लोगों को धान की भूसी की रोटी और अरबी के पत्तों के साथ खाकर दिन गुजारना पड़ा। इतना ही नहीं, कपड़ों के स्थान पर टाट की बोरी को वस्त्र बनाकर पहनना पड़ा। जी हां दोस्तों, वो दौर था जापानी सैन्य शासन का। सन 1942 से लेकर 1945 तक ये द्वीप जापानी आतंक और बर्बरता के साये में जीने को मजबूर रहे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री राजेंद्र पाल शर्मा जी को। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको बता दें कि राजेंद्र पाल शर्मा जी ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, तो आइए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। राजेंद्र पाल जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि हमारे द्वीप समूह में जापानी शासन का आगमन कब और कैसे हुआ, इस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइएगा। अनीता जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ज़माना था। एक साइड यूरोप में हिटलर की सेना पूरी पड़ोसी मुल्कों के पर कब्जा कर रही थी। इसी के मौके का फायदा उठाते हुए जापान के सम्राट ने, तोजो ने सोचा कि पूरे एशिया महाद्वीप को भी कब्जा किया जाए। तो उसने सबसे पहले कोरिया, ताइवान, वियतनाम और चीन का काफ़ी हिस्सा को कब्जा करते हुए धीरे धीरे करके मलेशिया और इंडोनेशिया, सिंगापुर तक जा पहुँचे। जब सिंगापुर पहुँचने के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि अंडमान को बचा पाना मुश्किल है। इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारी जो फौज की टुकड़ी है उसके साथ से कुछ लोगों को यहाँ से वापस मेरीलैंड भेजा जाए। तो ऐसा महाराजा से कई लोग चले गए। उस समय वहाँ का इस द्वीपों का मुख्य आयुक्त, वाटरफॉल और मेजर बर्ड और एक चीफ वायरलेस ऑफिसर ओटी हुआ था। जैसे जब 23 मार्च के आसपास बड़े सवेरे जापान की नौसेना पूरी तरह से रॉस आइलैंड के आसपास आ चुकी थी। अच्छा। और उन्होंने धमाका करते हुए अपना ऐलान कर दिया कि हम आ चुके हैं। तो वहाँ से कोई पहले शुरुआत में तो कोई जवाब हमला नहीं हुआ। अचानक उन्होंने एक विस्फोट सुना। वो विस्फोट था ये आपके वायरलेस स्टेशन को उड़ा दिया गया। अच्छा। क्योंकि अंग्रेजों का निर्देश था कि अगर जापानी फौज पहुंचती है तो सबसे पहले वायरलेस स्टेशन को उड़ा दिया जाए। जी। उसके बाद धीरे धीरे करके छोटी छोटी नौकाओं से ये लोग पहुंचे, कर्नल बूचो के नेतृत्व में। अच्छा। तो उस दौर में ऐसा लगा कि लोगों की बड़ी अजीब स्थिति थी, समझ में नहीं आता अब क्या होगा। कि कोई भी मुल्क में कोई फौज का जाना होता है तो वहाँ की हालत कुछ और ही होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये विश्वास था, खासकर डॉक्टर दीवान सिंह वगैरह लोगों को विश्वास था कि आज़ाद हिंद फौज का जापान साथ दे रहा है, तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होगा जैसा कि अंग्रेज हमारे साथ करते आ रहे हैं। कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह से वो लोग उनका स्वागत किया गया। तो कर्नल बूचो ने अपनी जापानी भाषा में कहा कि जापान आप लोगों का साथ है और हमारा एक ही मकसद है कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद दिलाना। जी। तो इसके चलते में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला हिस्सा होगा जो कि पूरी तरह से अंग्रेजों से आज़ाद है। जी। तो उनका स्वागत किया गया और कई लोगों को लगा कि अच्छा होगा। इस तरह जापान की फौज चारों तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फैल गए और कब्जा हो गया और उन्होंने अपना ध्वज फहराया। जी। और कुछ लोगों की कमेटी बनाई उस दौरान। जी। इसके बाद जो घटना हुई वो तो आप जानती होंगी कैसा होगा। क्योंकि इसी बीच सबसे पहली घटना बहुत ही दुर्घटनाक घटना हुई जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। कोई भी द्वीपवासी ना नगर का निवासी ऐसा भी हो गया। जब जापानी अफसर हर एक के घर में घुसने लगे, वहाँ से जो भी चीज़ मिलता है वो लूटपाट करके चले जाते थे। जी, ले जाते। तो एक खान परिवार था, अपनी बस्ती का बहुत ही फेमस था। तो उसके घर में एक जापानी फौजी घुस गया। जी। तो उसको घुसते देख के घर की महिला चीख पड़ी। उसने चिल्लाई कि भाईजान देखो कौन आ रहा है।
अच्छा, ये जापानी क्रूरता का जो है ये पहला शिकार कहलाया हुआ था। था। तो उसके घर की ऊपरी मंजिल में जुल्फ़िकार अली उर्फ सनी नौजवान बैठा हुआ था। वो अपना बंदूक नली सफाई कर रहा था। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, जापानी जवान पे गोली दाग दिया, लेकिन वो किसी तरह बच निकला और भाग निकला। अच्छा, बस इसके बाद जो हड़कम हुआ कि पूरे घर को जापानियों ने घेर लिया चारों तरफ से, और उसी ये मांग करने लगे कि उसको हवाले किया जाए। अगर हवाले नहीं किया जाए तो हम सभी को मार डालेंगे। यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार को टॉर्चर दी गया, उसके बाप को, उसके भाई लोगों को, उसकी बहनों को, माँ को, सभी को जी। और वो इसी बीच इससे पहले सनी क्या करा कि औरत के भेष में किसी तरह से अपने आप को छुपाते हुए डिगनाबाद की पहाड़ी में जा बैठा। जी। तब उस समय के जो पुलिस अफसर थे मिस्टर नारायण राव, उनको इस बात का भनक लग गया कि अगर ये सनी जापानी के हवाले नहीं होता है तो हो सकता है कि पूरा का पूरा बड़ी बाजार को जला दिया जाएगा। उनके साथ जो है सभी लोगों की जान जो है जान जा सकती है। तो उसने किसी तरह से संपर्क किया कि सनी, तुम्हारा अपराध बहुत ही छोटा है, तुम समर्पण कर दो, हो सकता है कि जापानी तुम्हारा पहला गुनाह देख के तुमको माफ़ कर देंगे, और अगर नहीं हुआ तो तुम तो जानते हो आगे क्या बर्बादी होगी जी। तुम्हारे चलते बहुत लोगों की जाने जाएंगी। तो सनी ने सोचा ये मेरी एक जान की खातिर मैं क्यों कई हजारों इंसानों की ज़िंदगी का खतरा बनेगा। ये सोचते उसने जापानियों के फौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। करने के बाद में लोगों को लगा कि आम लोगों को लगा कि छोड़ दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है। जापानियों ने उसे जो नेताजी क्लब है उसके परिसर में उसको लेके आए जी। और सारे लोगों को इकट्ठा कर दिए। सारे जितने भी बस्ती के लोग थे, बाजार के लोग थे, सबको खड़ा कर दिया। और कर्नल बूच ने कहा कि जापान से जो टकराएगा उसका अंजाम देखिए, यही होगा। तो उसको फुटबॉल की तरह मारते थे। अच्छा। एक फुटबॉल की तरह, जैसे फुटबॉल खेलते नहीं उस तरह उसको लात जूता के प्रहार से उसके एक दूसरे से मारते थे। मतलब जैसे लाइक एक गेम का तरह हो गया, एक क्रूर गेम। मतलब अब उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता जैसा हो रहा। अंत में उसको सारी उसकी शरीर की हड्डियां तोड़ दी। अच्छा। पानी तक मांगा, पानी तक नहीं दिया। उसके बाद में अंत में उसका तलवार से उसका कत्ल कर दिया। आज भी उसका कब्र उसी नेताजी क्लब के परिसर में है। जी। उनकी क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि लोगों की जो लोगों ने कभी सोचा नहीं। लोगों ने सोचा कि जब ये एक चंद घंटों में हुआ है, आगे चल के क्या हुआ है। उसके बाद पूरा शहर में, पूरी बस्ती में एक दहशत का माहौल हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि रात को ज़्यादा से खटखटाता होता, लोग काम जाते थे, उठ जाते थे, पता नहीं कल सुबह हो देख पाएगी नहीं देख पाएगी। इस तरह जापानी का बहुत क्रूरता का स्टार्ट हो गया। जिस तरह से आपने बताया कि 1942 में जापानियों का आगमन हुआ, उनके बाद उनकी क्रूरता जो है दिन ब दिन बढ़ती गई, तो उस समय लोगों की स्थिति क्या थी? किस तरह लोग जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे? उस समय लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि सारी काम काज बंद हो चुका था, व्यापार नहीं था, सब कुछ जापानी के हाथ में कंट्रोल हो चुका था। जापानी जो चाहते थे वही करते थे। उस समय एक राशन देने की प्रथा शुरू हुई थी। जो राशन दिया जाता है वो भी बहुत ही कम नाप के और उसके परिवार के हिसाब से दिया जाता है, और वो गारंटी नहीं होता था कि अगर आपको राशन मिले नहीं मिला। मतलब भूख का एक दौर शुरू हो गया था, अत्याचार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जापानियों ने आते ही सेलूर जेल के सभी कैदियों को रिहा कर दिया। अच्छा। उसमें कई खतरनाक खुंखार टाइप के कैदी थे जिन्होंने अंधेधन मतलब खुलेआम लूटपाट मचा दी, और कई बहू बेटियों की इज्जत का भी खतरा हो चुका था। ये सबसे बड़ा भयानक कांड हुआ था। अच्छा, तो अब हमें ये बताइएगा कि ये जासूसी केस जो है वो क्या था, और इससे लोग जो है उस समय किस तरह से प्रभावित होते थे? देखिए, जासूसी केस का ये जिसको स्पाई केस बोलते हैं जापानी, एक्चुअली हुआ क्या है कि अलाइड फोर्स मतलब मित्र राष्ट्रों का जो हवाई हमला शुरू हो गया, तो क्या हो कि जापानियों के जितनी भी खुफिया जगह वहाँ पे हमला होता था। अभी उसके बीच में जो जापान से जो जहाज चलता था, मालवाहक जहाज, राशन आदि लेता था, उसको डुबा दिया था। मतलब एक तरह से अलाइड फोर्सेस ने अंडमान निकोबार का संपर्क पूरा तरह से तोड़ दिया था। तो उन्हें लगा कि कोई ना कोई है अंग्रेजों का जासूस इसी अंडमान में। उनको मालूम कि कई लोग जो अंग्रेजों से बहुत प्रभावित है, अंग्रेजी भाषा जानते थे, बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे हो सकते थे, पर इसका फायदा किसने उठाया? कुछ लालची किस्म के लोगों ने उठाया। उन्होंने क्या किया, एक झूठा एलिगेशन लगा के, मतलब जैसे मेरे साथ आपका किसी तरह से पुराना कोई रंजिश है, उसका फायदा उठा के बताया कि जापानी को देखिए उसके घर के सामने ट्रांसमीटर मिला है, ये ट्रांजिस्टर मिला, लाइक दैट। ऐसा करते करते जापानियों ने कई बेगुनाहों को
गिरफ्तार शुरू कर दिया। उसमें कई लोग आए। आपको जान के दुख हो गया, जिन लोगों ने, जिन 7 लोगों को सबसे पहले जापानियों ने जासूसी कांड में मारा गया, उनका कोई हक ही नहीं था, कोई किसी तरह भूमिका नहीं थी। फिर भी बेमौत मारे गए और उनको डिग्नाबाद की पहाड़ी में दफन कर दिया गया। आज भी उसका स्मारक वहीं पे है। उसी प्रकार हाफरीगंज का भी आप देख लीजिए, 44 लोगों को ले जाके जेल से ले जाके उनको वहाँ क्रूरता से मारकर उनको दफन कर दिया, जिससे लगा कि यही है जासूसी कांड का, मतलब किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। मेजर भट्ट को क्यों मारा गया कि पुष्कर नाम बख्शी का कैदी हुआ करता है, अच्छा, जो अपने आप को नेताजी का भतीजा बताता था, जबकि वो कैदी होकर अंडमान आया था। उसने जापानियों को किसी तरह से चापलूसी से अपना एक इमेज बना लिया था। जापानियों ने उसको चीफ विजिलेंस ऑफिसर बना दिया था। उसने मेजर भट्ट से बदला लेने के लिए उसके झूठा इल्जाम लगा के उसे जासूसी बतलाते हुए उसको भी कत्ल करा दिया। अच्छा, तो इस तरह किसी पे भरोसा नहीं रह गया था, एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहता। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पे एलिगेशन लगा ले कि साहब वो लोग फलाना व्यक्ति जासूसी कर रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है। अब एक समय ऐसा है कि सरदार पगड़ी पहने वाला आदमी को देखते साथ लोग संदेह करने लगे कि कहीं ये तो जासूस नहीं है, कि किसी ने देखा था, जबकि जासूस की कौन कर रहा था। आपको शायद पता होगा कि एक अंग्रेज पुलिस अफसर था मैकार्थी, उसकी एक टीम थी जो कोलंबस से जर्मन सबमरीन से आके यहाँ अपना फराजगंज की खाड़ी में रुकी, और फराजगंज के खाड़ी का एक पंचायत का प्रधान था, उसने ही इनको हेल्प करता था। और उस जासूसी कांड में ग्रेट अंडमानी का राजा लोको का भी अहम भूमिका था। ये लोग खुफिया तौर से खबरें भेजते थे और वो खबर के हिसाब से अलाइड फोर्स अंडमान पे अटैक करते थे। ये है जासूसी कांड। जो सच में जासूसी करता था, मतलब उनको कुछ नहीं है, वो आराम से बेकसूर लोग हजारों की संख्या में बेकसूर लोग मारे गए जी, जिसका कोई मतलब इतिहास नहीं, इतिहास के पन्नों में दबा दिए गए। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया ना कि कोई इसके ऊपर कमीशन। आपको ये जानकर हैरान हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टोक्यो ट्रायल चला गया जापान में। अच्छा, मतलब अंग्रेजों ने, बहुत लोगों ने टोक्यो ट्रायल मतलब मिलिट्री नहीं कराया था, बट उसमें अंडमान निकोबार का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। जब से भारत से एक वकील गया था मिस्टर दत्ता नाम का, उसने भी जिक्र नहीं किया है कि अंडमान निकोबार में जापानियों के इतना क्रूर अत्याचार हुआ जी। ये तो विडम्बना है, नहीं तो और क्या कहेंगे। बिल्कुल सर, इस बीच जो है हमारे नेताजी का आगमन हमारे इस द्वीप समूह में हुआ था, तो उस वक्त उनकी क्या भूमिका रही थी? देखिए, नेताजी का आने का किसी को कोई सूचना नहीं थी। अच्छा, कि कोई आ रहा था। इन सारी जनता को बताया है कि आप लंबा लाइन जो हवाई अड्डा के सड़क के चारों तरफ से एक लाइन से खड़ा हो जाए, अब तो अबड़न जटी तक लोग खड़ा हो गए कड़ी धूप में। किसी को समझ नहीं आ रहा है कौन आ रहा है। कोई कह रहा है कि जापान का कोई बहुत बड़ा अफसर आ रहा है, कोई किसी को तो नहीं पता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। अच्छा, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर किया था, उन्हें बंद कार के शीशे के गिलास में ले जाके सीधा ये अपना रॉस आइलैंड में चीफ कमिश्नर के गेस्ट हाउस बंगला में ठहराया गया। बाद में लोगों को पता चला कि नेताजी आए, तो उनको स्थानीय लोगों से मिलने की अनुमति दी गई। जब बाद में पता चला कि नेताजी द्वीपों में आए तो लोगों को बहुत खुशी हुई, सब मिलना चाहते थे। तो फिर नेताजी ने भी एक कार्यक्रम रखा जेमखाना में मैदान में जी। देश का पहला तिरंगा जो ध्वज फहराया गया और इसको अंडमान निकोबार को पराधीन भारत का स्वतंत्र प्रदेश डिक्लेयर किया था, क्योंकि उस समय सम्राट तोजो ने आज़ाद हिंद फौज को इस बात का आश्वासन दिया था कि बहुत ही जल्द ये पूरी अंडमान निकोबार आइलैंड आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया जाएगा। तो अस्थायी सरकार भी कर्नल लोकनाथन के नेतृत्व में बनाई भी गई थी। तो ये उस दौर की कहानी है। आज़ाद हिंद फौज का गठन सर क्यों किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन तो ऑलरेडी हो चुका था। उसकी यूनिट का गठन यहाँ किया गया। उसमें स्वरूप लाल जी जो हमारे स्वर्गीय नेता थे वो थे, और डॉक्टर दीवान सिंह, कई लोग थे। तो आपको मालूम गुरुद्वारा लाइन में नाग बाबू का घर है, वो कभी मुख्यालय हुआ करता था डॉक्टर दीवान सिंह के गुरुद्वारा के बगल में। जी। जापानी फौजी नहीं चाहते थे कि किसी तरह अंडमान निकोबार को आज़ाद हिंद फौज को सौंपा गया। यहाँ तक ट्रेनिंग देने की, मिलिट्री ट्रेनिंग देने की बात जब दीवान सिंह ने कहा था, उसको भी मानने से इनकार दिया। फिर जापानी अफसरों का ये था कि पूरी तरह से वो आइलैंड उनके कंट्रोल में रहे। तो इस तरह वो नाम के लिए रह गया। बस इस आज़ाद हिंद फौज की जो भी कार्यक्रम को चलाने में मास्टर केशव दास की भी अहम भूमिका रही। वो तो एक ज़माना में था जब बहुत अत्याचार चल रहा, तो
अभरण बस्ती में एक मंदिर हुआ करता है कि वो है, वहाँ पे भजन के नाम पे फिर लोग अपना संदेश देते थे कि किस तरह के आज किसके घर में क्या अत्याचार हुआ, किसको ले जापानी लेके मार डाले। तो ये एक भजन के माध्यम से लोगों के बीच में संदेश आदान प्रदान होता था जी। और रात को पूरा ब्लैक आउट कर दिया था क्योंकि अलाइड फोर्सेस के जहाज़ों का हवाई हमले का खतरा रहता था। जी, इस बीच दीवान सिंह जी की क्या भूमिका रही? दीवान सिंह को सबसे पहले कि दीवान सिंह की जैसे दीवान सिंह ने सबसे पहला वेलकम किया कर्नल बूचू को। कर्नल बूचू को लगा कि इसके पीछे जन समर्थन है, क्योंकि वो डॉक्टर सिंह, दीवान सिंह केवल डॉक्टर नहीं थी, वो मानवता के पुजारी थे। उन्होंने कई लोगों को बहुत ही दिल खोलकर सेवा की, सब कुछ की, मतलब मरीजों की, आम आदमी के। तो शुरू कर्नल बूचू ने खुश होकर उसको कई कमेटी का इंचार्ज बना दिया, यहाँ तक कि चीफ मेडिकल ऑफिसर बना दिया। मैं उससे बहुत भरोसा हो गया था डॉक्टर दीवान सिंह का। लेकिन क्या वो दौर ऐसा था ना कि कुछ लोग ईर्ष्या के कारण उसी के विभाग के लोग कुछ से नाखुश थे। वो चाहते थे कि उसका चीफ मेडिकल ऑफिसर वो बने। उसके खिलाफ एक जासूसी षड्यंत्र का चालें चली और जिसके चलते उसको गिरफ्तार किया गया और इतना अत्याचार किया कि उसी जेल में मार दिया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जेल के दौरा गया तो उसी जेल में वो थे, लेकिन उनके पास उसको किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। तो डॉक्टर दीवान सिंह की एक अहम भूमिका है। जी शर्मा जी, जब नेताजी हमारे इस द्वीप समूह में आए, उनका आगमन हुआ, उनके आने के बाद क्या जापानियों के जो बिहेवियर है उसमें कुछ परिवर्तन आए? नहीं, उनके व्यवहार में? नहीं, लोगों को उम्मीद था जी कि नेताजी आने जाने के बाद में रहते हुए कुछ परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपको बताऊं कि नेताजी से डायरेक्ट कोई बात नहीं कर सकते, चारों तरफ से उसके लोग मतलब तैनात थे। तो कुछ लोगों ने, एक राधा कृष्ण है बुजुर्ग निवासी, उसने बताया कि आज का जो डेवलपमेंट कमिश्नर को बंगला देख रहे हैं ना, इसमें नेताजी को भोज दिया था, रात मतलब दिन का खाने का भोज दिया था, उसमें भोजन परोसने का जिसका जिम्मेवारी इसको दिया, वो तो वो स्टूडेंट हुआ करता था। तो भोजन परोसते वैसे उसने नेताजी को बताया कि नेताजी यहाँ का हालत ठीक नहीं है, कुछ कीजिए, बहुत खराब है, वरना कई लोग मारे जाएंगे। तो नेताजी ने उसका बात सुनते हुए खाली इतना कहा, ठीक है मैं सिंगापुर जाते हो, जाने के बाद देखूँ क्या करेंगे। जब अफसरों को लगा कि नेताजी के साथ बात कर रहे हैं, तो नेताजी के जाने के तुरंत बाद उसको गिरफ्तार कर लिया और पूछा क्या बात किया। अब उसका समझ, उसमें लगा कि अब मुझे ये लोग जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा कि बातों बातों में बतलाया कि देखिए, नेताजी पूछ रहे थे कि आपने जो खाना परोसा इसमें भी चीनी है जी, क्योंकि जापानी लोग चीनी ही भोजन में खाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग हंसने लगे और उसको छोड़ दिया। अच्छा। तो इस तरह जो संदेश नेताजी को पहुंचाया गया। जी शर्मा जी, ये राउंड अप शब्द ये क्या है, इसका क्या इतिहास है, इस बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, उस जमाने में अनाज की किल्लत था, जापान भारत के पड़ोसी मुल्क से अनाज नहीं आ रहा था। अलाइड फोर्स जितने भी मालवाहक जहाज आते थे उनको डुबा लिया था। अच्छा। और यहाँ अनाज था ही नहीं, और जो लोग अनाज थे वो अपने घर में छिपा लिए थे, उनसे भी जापान जबरन छीन लिए थे। अब जापान ने पूरे अनाज को अपने कंट्रोल में कर लिए थे, यहाँ तक कि दवाइयों को अपने को कंट्रोल करते हो। उसने कहा कि सबसे पहले जापानी ही सैनिक को दवाइयाँ दिए जाए, उसके बाद में आम जनता को दिया जाए, लाइक दैट। जबकि डॉक्टर दीवान सिंह ने इसका विरोध किया, उसका खामियाजा भोगना पड़ा, यार बात है। तो भूख जो चीज है वो किसी को नहीं छोड़ती है। भूख की वजह से काफी लोग मरने लगे। तब एक अंग्रेज मतलब जापानी के अफसर का एक खुरापती दिमाग में आया, क्यों ना एक राउंड अप करके एक नरसंहार का योजना बनाई जाए, जिसमें क्या होता है कि रात के समय सभी लोगों को घर से निकाला जाता है, जो भी जवान और बूढ़े रहते हैं उनको लिया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपको पड़ोसी पास के एक द्वीप में बसाया जाएगा, वहाँ पे काफी कुछ है, पानी वगैरह है, वहाँ पे आना सभी सुविधा है। तो अकबर नाम के बोर्ड पे चढ़ा दिया जाता था। तो 200 के आसपास एक चढ़ाते थे, इनको ले जाके रॉस द्वीप के पास में समुद्र में बंदूक की संगीन की नोक से इनको समुद्र में फेंक दिया था। फेंकने के बाद उन पर बोट चलाया जाता है, जिसको राउंड अप कहा था। अच्छा। तो जब बोट चलाते तो नीचे पंखा होता ना, पंखा से लोग मर जाते, कट में एक किसी के बचने की उम्मीद है। बात इत्तेफाक से बात देखिए, उस राउंड अप में 2 आदमी बचे थे, एक मोहम्मद सौदागर और एक पंडित गोवर्धन पंडित। मोहम्मद सौदागर को तो भूख की वजह से नरभक्षी मानव तक मरना पड़ा।
अच्छा, मतलब इंसान का गोश्त खाना पड़ा अपने साथियों का, लाशों का, क्योंकि भूख वहाँ, वो कितनी बढ़ गई हाँ, थी। क्योंकि उस आइलैंड में कुछ था ही नहीं, था किससे जिएंगे। तो संघर्ष की ये राउंड अप की कहानी थी। इसी राउंड अप का केस को सिंगापुर में सैनिक अदालत में उठाया गया, जी। जिसके चलते कई जापानी अफसर को मौत की घाट उतारा गया, मतलब अंग्रेजों ने। कहा जाता था कि यहाँ से हमारे द्वीप समूह से दूसरे द्वीप समूह उनको ले जाया करता था, उनको खेती कराई जाती थी बंदूक के नोक पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई जगह नहीं किया था, वो बहाना किए गए थे। अच्छा, उनका साथ ही खेला गया, छल किया गया था कि इस तरह आपको ले जाया जाएगा। जी हालांकि वो बहुत बड़ा एक साजिश था राउंड अप का। जी ऐसा कोई द्वीप में लेके किसी तरह कोई काम नहीं करे। जी। शर्मा जी, हमारी बातचीत के दौरान हमने कई सारी घटनाओं का वर्णन किया, तो इस बीच इन घटनाओं में कितने लोग थे जो मारे गए थे? देखिए, जब जापानी फौज का आगमन से पहले इस द्वीप समूह की संख्या, जनसंख्या, आबादी का 36,000 के आसपास थी। अच्छा, उनकी वापसी के बाद इस द्वीप समूह की जनसंख्या 14,000 जनसंख्या रह गई। अब सवाल उठता है कि 22,000 जनसंख्या गया का क्या हुआ? जी। इससे साफ पता चला कि उनके साथ कत्लेआम किया गया, मार डाला गया। तो अब अंदाजा लगा दिया कि 22,000 के आसपास लोग मारे गए। जी। शर्मा जी, जापानियों ने कब सोचा कि अब हमें ये द्वीप समूह जो है छोड़ना है? कब निर्णय लिया और ऐसा क्यों सोचा कि अब हमें जो है यहाँ से जाना है? उसका मुख्य वजह है कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराने की वजह से जापान पूरी तरह से हार चुका था। तब उनको एहसास हो चुका था कि हमें अब वापस जाना पड़ेगा। इस बीच अंग्रेज फिर से कब्जा कर लिए द्वीप में और अंडमान क्लब में उनको आत्मसमर्पण कराया गया और सभी सैनिकों को गिरफ्तार करके उन्हें सिंगापुर लेके गए। अच्छा, और वहाँ पे जो सैन्य अदालत चलाया और उसके आधार पर उनको सजा दी गई। ये आत्मसमर्पण जो है उन्हें किनके सामने करना पड़ा था? अंग्रेज अफसर के सामने। अंग्रेज अफसर के सामने। अंग्रेज वो टाइम वहाँ उस समय चीफ मिनिस्टर अंग्रेज थे, पैटरसन थे, ब्रिगेडियर सोलोमन वगैरह बहुत लोग थे। उनके सामने इनको आत्मसमर्पण करा। ये नेता जो अंडमान क्लब इसका एकमात्र गवाह है। अच्छा, तो क्या उनके जाने के बाद हमारे जो द्वीप समूह की स्थिति थी वो क्या सब कुछ ठीक हो गई थी? यहाँ के लोग किस तरह रहने लग गए थे? 3 साल का जो क्रूर शासन था अचानक तो नहीं बदलेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग बर्बाद हो गए थे, कई घर उजड़ गए थे, कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करिए। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने साथ दिया, उनको मुफ्त राशन दिए, उनको रोजगार दिए। जो लोग कामकाज वाले थे उनको अपने ऑफिस में लगाया गया। इस तरह से धीरे धीरे सामान्य हुआ। व्यापार के लिए भी उनको पैसा दिया गया। तो काफी वक्त लगा, मतलब जख्म भरता नहीं इतना जल्दी सब कुछ ठीक होने में। सब कुछ ठीक होने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्रूर इतिहास है जिसके बारे में आज तक कोई जाना नहीं, जानने की कोशिश भी है। ये हमारा दुर्भाग्य है। जी। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो किताब है वो यंग जनरेशन पढ़े, उनको पता चलेगा कि उनके बुजुर्गों ने किस तरह के जुल्म सितम से तब पता चला कि आज़ादी शब्द क्या होता है, स्वतंत्रता शब्द क्या होता है। आज हम खुली आवाज में सांस ले रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। और ये सारा देन हमारे स्वतंत्र क्रांतिकारियों के साथ उन लोगों का है जिन्होंने जापानियों के अत्याचारों का सामना किया। जी, आपने जो किताब लिखी है उस पर किस तरह का वर्णन किया गया है? मैंने देखिए उस किताब में शुरू से आखिर तक एक एक चैप्टर को जापानियों के आगमन से लेकर उसके अंत तक मैंने उसका वर्णन किया। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब में एक सूची है कि कितने लोग को मारा गया जापानियों ने और कितने लोगों को गिरफ्तार किए गए। पूरा वर्णन है। यहाँ तक कि कार निकोबार में कई आदिवासियों लोगों को मारा गया और कार निकोबार के कई आदिवासियों को लाके यहाँ के एयरपोर्ट में जापानियों ने एयरपोर्ट बनाने में काम किया है, जो कभी वापस नहीं जाए। उन सब का वर्णन है इस किताब में। और साथ ही साथ मैंने कोशिश की कि एक एक पार्ट को अच्छी तरह से लोग इस तरह लिखे ताकि लोग समझ सके, आम सरल भाषा में किया मैंने। जी सर, आपने जो किताब लिखी है उसका स्रोत जो है आपने कहाँ से किया? देखिए, उसके लिए मेरे बहुत लोग, एक तो मेरी नानी माँ, मैं यहीं का पैदाइश हूँ। मेरी नानी माँ बचपन में अक्सर कहानी सुनाया करती थी कि जापान किस तरह आया था, किस तरह अत्याचार की थी। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो बुजुर्गों से सुना। इस किताब में सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो अपनी मोहम्मद सौदागर जो नरमसी मानव, दूसरी बात के मास्टर केशव दास और गुरुमूर्ति और जॉन नोबल और बीबी लाल, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। और इनको हम भुलाया नहीं जाता कि इनकी स्मरण, इनकी यादें
को मैंने अपनी तरफ से उनको एक किताब का शक्ल में दिया। जी, तो शर्मा जी, आप चलते चलते कार्यक्रम के अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम? मैं हमारे दर्शकों को ये संदेश देना चाहिए कि आप अधिक से अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास को पढ़िए, जानिए, क्योंकि अंडमान निकोबार का इतिहास बहुत ही एक अपना आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो और लोगों को बताइए, बाहर की दुनिया में आपको मालूम है आज देश के 99 लोगों को पता नहीं कि बैटल ऑफ बर्डन क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ। तो ये सब जानकारी को लोगों को देना चाहिए। जिस तरह मैं इस अभियान में लगा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे और भी साथी आए और इस मुहिम को तेज करें और देश की जनता को के साथ साथ द्वीपों की जनता को बताएं यहाँ का इतिहास क्या है। यही मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ। उनको भी पता हो कि ये जो आज़ादी की जो हम सांस भर रहे हैं किन की वजह से, उनको भी पता चले कि हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज तक हमें फ्रीडम मिला है, ये सब उनके बलिदान की वजह से मिला है। डॉक्टर दीवान सिंह जैसे लोगों की वजह से मिला है, तो उनको तो याद करना चाहिए ना। जी, तो शर्मा जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपने विषय से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूरदर्शन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें ऐसा अवसर दिया ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ द्वीपों के इतिहास के बारे में। धन्यवाद। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जी हाँ दर्शकों, ये 4 पंक्तियाँ कह गए थे हमारे आज़ादी के परवाने। यदि हमारे स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो आज हम ये आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी पाते। तो दर्शकों, इसी के साथ ही इतिहास के पन्नों से के इस कार्यक्रम से अब हम इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।